हेलो दोस्तों, आज हम कहानी विधा का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना। कहानी, गल्प और आख्यायिका यानी कि कहानी किसे कहते हैं, गल्प किसे कहते हैं और आख्यायिका किसे कहते हैं। शुरुआती समय में कहानी के लिए यानी कि जो शुरू का समय था उस समय कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। यानी शुरू में कहानी को कहानी न कह करके किस्सा, गल्प और आख्यायिका कहा जाता था। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को यानी कि सरस्वती पत्रिका का जब पहला अंक छपा तब इंदुमती कहानी पहले अंक में इंदुमती कहानी छपी थी को रामचंद्र शुक्ल यानी हमारे बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था। यानी इंदुमती को क्या कहा गया था? कहानी। कौन कहे थे? रामचंद्र शुक्ल और अन्य आलोचकों ने। लेकिन ये इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है ना। तो इनकी इंदुमती कहानी को सभी लोगों ने तो कहानी कहा, लेकिन स्वयं किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इसे क्या कहा? आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी को आख्यायिका ही कहा है। यानी किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती को आख्यायिका कहते हैं जिनकी स्वयं की कहानियाँ, और रामचंद्र शुक्ल अपनी स्वयं की कहानी यानी 11 वर्ष के समय को आख्यायिका कहा है। यानी अपनी कहानी को ये लोग क्या कह रहे हैं? आख्यायिका कह रहे हैं। किशोरी लाल अपनी और रामचंद्र शुक्ल जी अपनी, ठीक है। लेकिन सरस्वती के पहले अंक में इंदुमती जो प्रकाशित हुई थी उसको किशोरी लाल गोस्वामी भले ही आख्यायिका कहा हो, लेकिन रामचंद्र शुक्ल और अन्य आलोचकों ने क्या कहा है? कहानी कहा है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंदु पत्रिका में यानी कि एक सरस्वती पत्रिका है, उसी तरह की एक क्या थी? इंदु पत्रिका। इसमें क्या था कि आख्यायिका शब्द का प्रयुक्त होता था। यानी कि इसमें इंदु में जो क्या था, मतलब सरस्वती में तो कहानी कहा जाता था पर इंदु में आख्यायिका ही कहा जाता था। और मर्यादा जो कि 1911 में से प्रकाशन उसका स्टार्ट हुआ था, और माधुरी 1922 यानी 11 दूनी 22। मर्यादा का ही माधुरी है। विशाल भारत 1928 यानी मर्यादा 11 में है, माधुरी 22 में है, और विशाल भारत यानी हमारा बड़ा भारत कितने में है? 28। पत्रिकाओं में बंगला के अनुकरण पे यानी बंगला में तो इसको कहानी को गल्प ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के अनुकरण में मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत में क्या गल्प शब्द का प्रयोग होता था। अब यहाँ चीज़ें क्लियर कर लीजिए आप लोग। सरस्वती में कहानी, इंदु में आख्यायिका, और मर्यादा, माधुरी तथा विशाल भारत में क्या कहा जाता था? आपको बताइए आप लोग? गल्प। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कि आपको कहानी, गल्प और आख्यायिका समझ में आ गया। इंदु पत्रिका में आख्यायिका हो गया, और मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत में गल्प हो गया, और किसमें? बताइए सबकी चहेती सरस्वती में कहानी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें? सरस्वती में कहानी, आख्यायिका किस में है? बताइए इंदु पत्रिका में है, और मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत में क्या है? गल्प, बंगला के अनुकरण पे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए, डॉक्टर गोपाल राय जो कि क्या है? उपन्यास के सबसे बड़े पुरोधा कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी, यानी किसके बारे में कह रहे हैं? प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में? प्रेमचंद के, जो कि 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में। प्रेमचंद कहाँ कह रहे हैं? सोजे वतन की भूमिका में, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। पहली बार शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी, पद के अर्थ में छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया। यानी कि पूरी कहानी हम लोग देखें क्या है? गोपाल राय का कथन है, और वो प्रेमचंद के बारे में कहते हैं कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में
छोटी कहानी यानी संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी यानी संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। ठीक, तो सबसे पहले किसने किया था? प्रेमचंद ने 1908 में सोजे वतन की भूमिका में शॉर्ट स्टोरी। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कौन थे शॉर्ट स्टोरी के जन्मदाता? एडगर एलन पो। एडगर एलन पो। ठीक है, अब देखिए अमेरिकी विद्वान एडगर एलन पो छोटी कहानी को मतलब पहली बार मतलब उनके जन्मदाता है, पहली बार क्या वही जन्मदाता है तो फिर पहली बार वही प्रयोग करेंगे ना। और यहाँ पे गोपाल राय के अनुसार प्रेमचंद 1908 में सोजे वतन की भूमिका में सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी यानी संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। तो हिंदी में सबसे पहले प्रेमचंद ने किया था और मतलब अंग्रेजी कह सकते हैं, अमेरिकी कहानीकार हैं तो एडगर एलन पो। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। भामह के अनुसार, ये संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं भामह, जानते होंगे आप लोग। कथा की वस्तु कल्पित, यानी भामह के अनुसार क्या है? कथा की वस्तु क्या है? कल्पित है। और आख्यायिका की वस्तु ख्यात यानी कि प्रसिद्ध है अथवा ऐतिहासिक होती है। यानी भामह क्या कर रहे हैं? कथा और आख्यायिका में अंतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अंतर? कथा की वस्तु कल्पित यानी कल्पना के आधार पर होगी और आख्यायिका की वस्तु क्या होगी? वस्तु बने कथानक, कथा वस्तु। ठीक, तो ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। भामह के अनुसार कथा की वस्तु क्या होती है? कथा वस्तु क्या होती है? कल्पित होती है कथा की। और आख्यायिका की वस्तु क्या होती है? ख्यात या प्रसिद्ध। ख्यात मैंने प्रसिद्धि ही होता है, ख्यात या ऐतिहासिक होता है। ठीक है, अब चलिए प्रथम कहानी संबंधी विवाद। हम लोग मतलब क्लियर नहीं हो पाता है कि प्रथम कहानी किसे माना जाए, तो क्लियर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम अलग अलग विद्वानों की अलग मान्यताओं को देखते चलते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि किसको माना जा सकता है, किसको किस आधार पे माना जा सकता है और किसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम कहानी संबंधी विद्वान यानी किसको प्रथम कहानी माना जाए, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता यानी कौन सी कहानी को किसने प्रथम माना है। प्रस्तोता वही होता है कि किसी भी कहानी को उठा कर के व्यक्ति कहता है कि ये प्रथम है, तो कोई अगला कहता है कि ये नहीं ये प्रथम है, तो वो प्रस्तोता यानी जिसको जो सपोर्ट कर रहा है उसका वो प्रस्तोता होता है, प्रस्तुतकर्ता होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहानी प्रकाशन वर्ष में और रचनाकार और प्रस्तोता। तो सबसे पहले आती है, सबसे पहले प्रकाशन वर्ष के अनुसार 1871 ईस्वी में रचित एक जमींदार का दृष्टांत, जमींदारी दृष्टि है। एक जमींदार का दृष्टांत कब है? 1871। और किसने लिखा है? रेवरेंड जे न्यूटन। जमींदारों की दृष्टि कैसी होती है? रेड होती है, रेवरेंड जे न्यूटन, वो न्यूटन में रहते हैं हमेशा। ठीक, जिसको राजेंद्र बढ़वालिया यानी बढ़ाते हैं। जमींदार की दृष्टि को कौन बढ़ा रहा है? राजेंद्र बढ़वालिया। ठीक, तो ये एक जमींदार का दृष्टांत 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन ने राजेंद्र बढ़वालिया, क्या चीज़? राजेंद्र बढ़वालिया यानी कि जमींदार के दृष्टांत को बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़वालिया जी दे रहे हैं, राजेंद्र बढ़वालिया। तो हिंदी की प्रथम कहानी राजेंद्र बढ़वालिया के अनुसार एक जमींदार का दृष्टांत है जो 1871 में प्रकाशित हुआ था, जिसको रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा था। अब रेवरेंड जे न्यूटन के बारे में और देख लेते हैं। राम परीक्षा इनकी अन्य पुस्तिका है, यानी एक जमींदार का दृष्टांत है और दूसरा क्या है? राम परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रणयिनी परिणय, प्रणयिनी परिणय 1887 यानी 71 के बाद सीधा 87 पे आ जाते हैं हम लोग। किशोरी लाल गोस्वामी, किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। किसको? प्रणयिनी परिणय 1887 यानी परिणय माने होता है विवाह, प्रणयिनी यानी प्राण प्रिय से परिणय। ठीक, प्रणयिनी परिणय। तो 1887 में प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसको बच्चन सिंह ने, किशोर बच्चन ने। प्राण प्रिय तो अक्सर बच्चे ही होते हैं।
ठीक है ना। अपनी परिणय से प्राप्त बच्चे ही प्राण प्रिय होते हैं। तो बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को किशोरीलाल गोस्वामी की जो की रचना है 1887 ईस्वी में, बच्चन सिंह है, यहाँ सिंह जी हैं, ठीक ना, बच्चन राय नहीं है, ठीक, बच्चन सिंह को माना है। और इंदुमती जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, जिसको किशोरीलाल गोस्वामी जी ही ने लिखा था, इसको रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। बहुत दिनों तक तो यही था कहानी का मतलब कि इंदुमती ही हिंदी की प्रथम कहानी है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी ने 1900 ईस्वी में लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इंदुमती 1900 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल। देखिए गोस्वामी जी की दो कहानियां हैं, एक है प्रणयिनी परिणय 1887 ईस्वी में, दूसरी है इंदुमती 1900 ईस्वी में। प्रणयिनी परिणय को जो कि 1887 ईस्वी में बच्चन सिंह प्राणप्रिय, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बच्चन सिंह मानते हैं, और इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अब आ जाइए चौथी कहानी पे। एक हो गया जमींदार का दृष्टांत हो गया, जिसको राजेंद्र बड़वालिया ने प्रस्तुत किया था। प्रणयिनी परिणय जो कि 1887 का है, बच्चन सिंह ने किया था। इंदुमती को गोस्वामी जो कि रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और आज एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी जो कि इंदुमती बहुत दिनों तक प्रथम कहानी माने थी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी जो भी चीज़ें दर्शा देते हैं वो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल रहती है, ठीक है। तो बहुत दिनों तक थी, लेकिन आधुनिक शोध और देवी प्रसाद वर्मा और आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901 जो है वो प्रथम कहानी मानी जाती है, अब जो कि सर्वमान्य मत है। एक टोकरी, देखिए इंदुमती 1900 में है, लेकिन क्या है, अब आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब इसको शोध किया तब, और देवी प्रसाद गुप्त ने भी इसको प्रस्तुत किया है। तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव राव सप्रे ने लिखा है। सप्रेम भेंट है, टोकरी मिट्टी भेंट रूप में वो मांगती है लेकिन मिलता नहीं है ना, वही एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे, देवी प्रसाद वर्मा ने प्रस्तुत किया है। 11 वर्ष का समय 1903। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है, 11 वर्ष का समय 1903 में है, जिसको लक्ष्मी नारायण लाल, ये लाल हैं, ठीक ना, रामचंद्र शुक्ल के लाल हैं ये। तो 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल लक्ष्मी नारायण लाल जी ने प्रस्तुत किया है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में जो कि बंग महिला की है, इसको भवदेव पांडे ने प्रथम कहानी माना है। और दुलाई वाली 1907 को बंग महिला की ही है, राय कृष्ण दास ने माना। यानी कि अब देखिए आप, एक तो रेवरेंड जे न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत को बढ़ावा राजेंद्र बड़वालिया दे रहे हैं, जो कि 1871 में, यानी कि ईस्वी के हिसाब से तो वही है, लेकिन कुछ चीज़ें कहानी के तत्व जो हो या विशेषताएं हैं वो उनमें कुछ नहीं थी, ठीक है, नहीं थी का मतलब कम रही होंगी। और प्रणयिनी परिणय और इंदुमती दोनों किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, जिसमें प्रणयिनी परिणय 1887 को बच्चन सिंह और इंदुमती 1900 को रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम कहानी मानते हैं। और एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को माधव राव सप्रे की जो की रचना है 1901 में देवी प्रसाद वर्मा मानते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जिसको लक्ष्मी नारायण लाल प्रथम कहानी मानते हैं। अब आ जाइए बंग महिला, यानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, इनका चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 और दुलाई वाली 1907, इन दोनों को प्रथम कहानी माना गया है। लेकिन किसने किसको माना है ये देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, देखिए चंद्रदेव और भवदेव पांडे, यानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में जो रचित है बंग महिला का, उसको भवदेव पांडे मानते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, भवदेव पांडे इसको क्या मानते हैं, इसको प्रथम राजनीतिक कहानी भी मानते हैं। दुलाई वाली 1907 है, जिसको राय कृष्णदास, दुलाई वाली को कौन मानते हैं, राय कृष्णदास, कृष्ण के दुलारे हो जाती हैं, राय कृष्णदास। चंद्र से मेरी बातें भवदेव पांडे मानते हैं, जो कि 1904 में है। दुलाई वाली 1907 में बंग महिला राय कृष्णदास मानते हैं। उसने कहा था 1915 को राजेंद्र यादव ने माना था, जो कि
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो हमारे बीच में कितनी कहानियों का कंफ्यूजन बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहानियाँ हैं जो इस कंपटीशन में है कि हम प्रथम हैं और हम प्रथम हैं। लेकिन इन 8 को 8 लोगों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है और प्रथम कहानी मानने के पीछे अपनी तर्क दृष्टि दिए हैं या तर्क दे सकते हैं। तो जमींदार का दृष्टांत 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन की रचना, जिसको बढ़ावा कौन रहे हैं? राजेंद्र बढ़वालिया दे रहे हैं। जमींदार की दृष्टि को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक ना। प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी के, जिसको बच्चन सिंह यानी कि परिणय के प्राण यानी जिससे विवाह होता है उसके बच्चे प्राणी होते हैं, फिर किसी बच्चे परिणय यानी पत्नी द्वारा जने गए बच्चे ही प्रिय होते हैं। तो वही प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, जो कि बच्चन सिंह प्रस्तोतर हैं। इंदुमती भी उन्हीं की रचना है, पर रामचंद्र शुक्ल जी इसको प्रस्तुत करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे देवी प्रसाद वर्मा। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जिसको लक्ष्मी नारायण लाल ने किया है। चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे मानते हैं और दुलाई वाली 1907 को राय कृष्णदास मानते हैं। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी को राजेंद्र यादव प्रथम कहानी मानते हैं। और राम परीक्षा किसकी? एक जमींदार का दृष्टांत जिसका है उसी का राम परीक्षा है। कौन है? रेवरेंड जे न्यूटन, ठीक। माधवराव सप्रे के बारे में और देख लेते हैं। इन्होंने गीता रहस्य यानी बाल गंगाधर तिलक का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। यानी गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था मराठी में, जिसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? माधवराव सप्रे ने, ठीक। अब आइए थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है। किसको? एक जमींदार का दृष्टांत, क्योंकि सबसे पहले तो वही है। तो देखिए क्या बात है, एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। क्यों महत्व नहीं दिया गया? क्योंकि इसको धर्म के प्रचार की रचना समय को ध्यान में देने पर तो ये प्रथम मानी जा सकती है, ठीक है। यह सर्वप्रथम लुधियाना में, यानी किसकी बात हो रही है? जमींदार का दृष्टांत के बारे में हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। यह सर्वप्रथम लुधियाना में 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में, छोटे से बंडल के रूप में, मतलब गुटका उसी को कहते हैं, प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? लुधियाना से। कब? सर्वप्रथम 42 पृष्ठों में, 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई थी 1909 ईस्वी में। सबसे पहले 1871 में हुई थी, तो वही लुधियाना में 42 से, ठीक है। 1909 में ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी, क्योंकि ये रेवरेंड जे न्यूटन अंग्रेज़ थे तो उनकी प्रशासक संस्था भी अंग्रेज़ ही हुई। लुधियाना में फर्स्ट हुआ था, सेकेंड वहाँ से, मतलब ज़्यादा सपोर्टिव होने के लिए। तो इस कहानी को पुनर्मुद्रित किया गया। इसको एक जमींदार का दृष्टांत को कब? 1909 में। कहाँ? नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी पुनर्मुद्रित किया था। वर्तमान साहित्य पत्रिका ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक जनवरी-फरवरी 2000 ईस्वी में से पुनः प्रकाशित किया। यानी एक बार पुनर्मुद्रित हुआ था 1909 में, फर्स्ट 1871 में रचित हुआ था। यह यानी कि एक जमींदार का दृष्टांत सर्वप्रथम लुधियाना में 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुआ था 1909 में। नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने इसे पुनर्मुद्रित किया था। फिर वर्तमान साहित्य पत्रिका ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक जनवरी-फरवरी 2000 ईस्वी में इसे पुनः प्रकाशित किया था। यानी कि इसका 3 संस्करण हो सकता है। तो 128 से 71 मान सकते हैं, एक 1909 मान सकते हैं और एक 2000 ईस्वी, ठीक। इस कहानी में वर्णित विषयों में किसानों की अबोधता मतलब जानकारी, जिस जानकारी का अभाव होता है। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, क्या क्या विषय है? किसानों की अबोधता यानी अज्ञानता है, जानकारी का अभाव होता है। और जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, जब
चीज़ें मालूम नहीं होती हैं तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो वही चीज़ें ज़मींदार लोग तो यही करते आए हैं। किसानों का शोषण, किसानों तथा ज़मींदारों के मध्य का तनाव। भले जानकारी नहीं रहती लेकिन कुछ चीज़ें तो दिखती हैं ना। अब साथ में हो रहे अन्याय को कुछ हद तक तो व्यक्ति पूरा नहीं जान पाता लेकिन कुछ हद तक तो भाग भी जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के दोनों के मध्य क्या होता है, तनाव की स्थिति रहती है। महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद, यानी कि वो क्या करते हैं, 100 बार लूटते हैं तो एक बार प्रसाद दे देते हैं का मतलब हुआ। तो क्या है, कभी कभार की गई मदद आदि महत्वपूर्ण है इसके विषय में। ठीक है, तो हम लोग जमींदार के दृष्टांत के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव किसकी कहानी को मानते हैं? उसने कहा था 1915 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कि सर्वश्रेष्ठ कहानी है फ्लैशबैक शैली में, उसको मानते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या है, कहानी स्वरूप और संवेदना, किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की पुस्तक है कहानी स्वरूप और संवेदना, यानी कहानी का क्या स्वरूप है, उसमें क्या संवेदनाएं हैं। में इंदुमती कहानी पर, अब देखिए कैसे उसको खारिज कर रहे हैं इंदुमती को और अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर, जो कि क्या है, पाश्चात्य उपन्यासकार कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, शेक्सपियर के नाटक, यानी कि उनका नाटक कौन सा है, टेम्पेस्ट, ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो गया है, टेम्पेस्ट हो गया है। तो इंदुमती कहानी पर एक शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए, कि इंदुमती को तो सर्वमान्यता मिल ही गई थी, पर क्या है, राजेंद्र यादव शोध करते हैं और उसके अनुसार ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंदुमती मौलिक कहानी नहीं है, किसकी है, शेक्सपियर की नाटक का टेम्पेस्ट का कॉपी पेस्ट है। ठीक, साबित करते उसने कहा था को प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया है। ठीक है ना, उसने कहा था को, यानी देखिए एक तो राजेंद्र यादव क्या कर रहे हैं, इंदुमती जो कि शुक्ल जी की प्रस्तोता कहानी है उसको ये खारिज कर रहे हैं और अपना मत रखते हुए कह रहे हैं कि ये क्या है, टेम्पेस्ट का छायानुवाद है, यानी कि ये मौलिक कहानी नहीं है। और कहते हुए उसने कहा था कि प्रथम मौलिक कहानी, यानी कि उसको काट करके और इसको रख रहे हैं कि ये नहीं ये है। तो वही बात है कि उसने कहा था कि प्रथम मौलिक कहानी और कलापूर्ण घोषित किया है, यानी कि अच्छी। अब ये दो मत तो हो गए, जमींदार का दृष्टांत के बारे में हो गया, इंदुमती को खारिज करके उसने कहा को रखने का, स्थापित करने का विचार हो गया। अब देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी, किसका है, माधव राव सप्रे का है ना, कब है, 1901 में। कहानी, ये एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है 1901 ईस्वी में, छत्तीसगढ़ मित्र, यानी छत्तीसगढ़ मित्र में, यानी 36 मित्र हैं। ठीक ना, टोकरी भर मिट्टी उठाने के लिए 36 मित्र आ गए यहाँ। पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। सामान्यतः यही क्या है, सामान्य रूप से इसी को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। किसको, एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये अब जो कि शुक्ल जी की मान्यता के अनुसार 1901 में इंदुमती को माना जाता था, लेकिन आधुनिक शोध और कौन थे, देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार जो है अब इसको सर्वप्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त हो चुका है एक टोकरी भर मिट्टी को। ठीक है, अब लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, वो किसको मानते हैं, देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से, यानी वो क्या है, उन्होंने सबसे पहले तो समय की दृष्टि से तो जमींदार का दृष्टांत को माना गया था, और फिर अब क्या है, ये टेम्पेस्ट के प्रभाव के कारण जो है इंदुमती को खारिज किया जा रहा है। और अब लक्ष्मी नारायण लाल जी जो हैं शिल्प विधि की दृष्टि से, यानी समय की दृष्टि से जमींदार था, और शिल्प यानी क्या होता है, शैली होती है, दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय, यानी ये किसको मान रहे हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय 1903 में जो लिखा था उसको ये प्रथम कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। ओके, इन चीज़ों को तो आपने देख लिया कौन किसको प्रथम कहानी मानता है, ठीक, और क्यों मानता है और क्यों उसको खारिज करता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा की 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण हैं किसकी? हिंदी कहानी विकास की। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का चरण है, हिंदी नाटक का चरण है, कहानी का भी होगा, उपन्यास का भी होगा, निबंध का भी होगा, आलोचना का भी होगा, ठीक। तो सारी चीज़ों का अपना स्वयं का इतिहास होता है जो विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ता है। तो हम तो अध्ययन कर रहे हैं कहानियों का, तो हम इसकी विकास प्रक्रिया को देख लेते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हो करके और कहाँ तक जा रही है, ठीक। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने चरण हैं? 5 है। पहला चरण क्या है? प्रेमचंद पूर्व युग, यानी प्रेमचंद से पहले के युग का किसी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यही लिखा है प्रेमचंद पूर्व युग। इसको 1900 से 1915 ईस्वी माना जाता है, यानी अभी प्रेमचंद नहीं आए थे तो ये 15 वर्ष की अवधि को प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया, 1900 से 1915 तक की। ये क्या है? शुरुआती कहानियों का दौर है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं, लेकिन कोई जो है विद्वान ऐसा नहीं रहा जो कि उसका प्रभाव पड़े और उसका युग घोषित हो। सबसे ज़्यादा कहानियों और उपन्यासों को प्रेमचंद का ही प्रभाव है, इसलिए जिस विधा पे जिस व्यक्तित्व का प्रभाव ज़्यादा रहता है उस व्यक्ति के नाम के आधार पे ही उस युग का नामकरण होता है। तो इसीलिए प्रेमचंद का उपन्यास और कहानी दोनों के सम्राट कहे जाते हैं और उन्हीं के आधार पे इनका विकास क्रम है। तो पहला चरण का है प्रेमचंद पूर्व युग 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी। दूसरा चरण है प्रेमचंद या प्रसाद युग, यानी कि ये दोनों क्या हैं? दोनों व्यक्तित्व एक साथ उभर के सामने आते हैं। प्रेमचंद या प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी। तीसरा चरण है उत्तर प्रेमचंद। देखिए बीच में है प्रेमचंद पूर्व हो गया 1900 से 15 और 15 से 36 प्रेमचंद युग हो गया। मान लो हम लोग प्रसाद को साइड कर दे रहे हैं और उत्तर प्रेमचंद युग 36 से 55 तक माना जाता है। उसके बाद चौथा चरण क्या आ जाता है? नई कहानी 56 से 60, 4 ही साल का अंतराल है। उसके बाद पांचवा चरण नई कहानी के परवर्ती आंदोलन, यानी कि नई कहानी तो चली। देखिए 3 तो हम यूं ही याद कर लेंगे, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग। तो सबसे पहले क्या है 1900 से 1915 प्रेमचंद पूर्व युग।